हुकूमत की जानिब से माशी इस्तेहकाम और बेहतरी के दावे अपनी जगह, लेकिन अगर आदादोशुमार की ज़बान में बात की जाए तो माशी तस्वीर कहीं ज़्यादा पेचीदा और तशवीशनाक दिखाई देती है। ख़ास तौर पर मौजूदा हुकूमत के इब्तदाई जो 20 महीने हैं उनके गुजर जाने के बावजूद जो माली हक़ाइक़ सामने आए हैं वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि पाकिस्तान बदस्तूर कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ताज़ा दस्तावेज़ात के मुताबिक मौजूदा वफाकी हुकूमत की इब्तदाई 20 दौरान मजमूई कर्ज़ों में 12,169 अरब रुपए का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो किसी भी लिहाज से मामूली नहीं है। ये इजाफा मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 के 20 माह के अरसे में हुआ, जिस दौरान वफाकी हुकूमत ने बड़े पैमाने पर मकामी और बैरूनी ज़राए से कर्ज लिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेज़ात के मुताबिक मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 तक वफाकी हुकूमत के मकामी कर्जों में 11,300 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जबकि इसी मुद्दत के दौरान बैरूनी कर्जों में 869 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इन इजाफों के बाद अक्टूबर 2025 तक वफाकी हुकूमत का मजमूई कर्ज बढ़कर 76,979 अरब रुपए तक जा पहुंचा। अगर आदादोशुमार का मवाजना किया जाए तो सूरत हाल और भी ज्यादा वाज़ेह हो जाती है। जैसा कि फरवरी 2024 तक वफाकी हुकूमत का मजमूई कर्जा 64,810 अरब रुपए था, जो सिर्फ 20 माह में तकरीबन 12,000 अरब रुपए से ज़ायद बढ़ गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक फरवरी 2024 तक मरकजी हुकूमत का मकामी कर्जा 42,675 अरब रुपए था, जो अक्टूबर 2025 तक बढ़कर 53,975 अरब रुपए हो गया। इसी तरह फरवरी 2024 तक वफाकी हुकूमत का बैरूनी कर्जा 22,134 अरब रुपए था, जो अक्टूबर 2025 तक बढ़कर 23,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है। अब ये आदादोशुमार इस हकीकत की अक्कासी करते हैं कि हुकूमत को अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात, बजट डेफिसिटों की वापसी और तरक्याती अखराजात के लिए मुसलसल कर्ज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। एक तरफ हुकूमत माशी तरक्की, इस्तेहकाम और बेहतरी के दावे कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब कर्ज़ों में ये मुसलसल इजाफा इस सवाल को जन्म देता है, क्या वाकई मईशत पायदार बुनियादों पर खड़ी हो रही है या फिर ये तरक्की कर्ज़ों के सहारे हासिल की जा रही है। अब कर्ज़ों में इजाफे की मुमकिना वजूहात पर नज़र डाली जाए तो इसके कई अवामिल सामने आते हैं। सबसे बड़ी वजह बजट डेफिसिट है, जहाँ हुकूमती आमदन अखराजात को पूरा करने से कासिर रहती है। फिर टैक्स नेट का महदूद होना, टैक्स चोरी, गैर दस्तावेजी मईशत और मराहत याफ्ता तबकात पर मौसर टैक्स ना लगना हुकूमत को कर्ज लेने पर मजबूर करता है। इसके अलावा कर्ज़ों पर जो बढ़ता हुआ सूद है, सरकारी इदारों के नुकसानात, तवानाई के शोबे का गर्दशी कर्जा और रुपये की कदर में कमी भी कर्ज़ों के हजम को बढ़ाने का सबब बनती है। फिर बैरूनी सतह पर IMF और दीगर आलमी मालियाती इदारों के प्रोग्राम्स भी हुकूमत को सख्त माली फैसले करने पर मजबूर करते हैं, लेकिन इन प्रोग्राम्स के तहत मिलने वाला कर्ज भी बिलाखिर मजमूई कर्जों में इजाफे का बाइस बनता है। यूँ पाकिस्तान एक ऐसे दायरे में घिरा हुआ नजर आता है जहां पुराने कर्ज उतारने के लिए नया कर्ज लेना नागुज़ीर हो जाता है। अब सवाल यह कि कर्ज से निजात का हल क्या है, तो इस हवाले से माहिरीन मईशत के नज़दीक इसका वाहिद रास्ता पायदार माशी इस्लाहात है। अब क्या करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं, क्या रिफॉर्म्स हो सकती हैं, और इस वक्त जो इकनॉमिक आती है क्या ये बहुत ग्रिम है या वाकई जो हुकूमत क्लेम करती है कि बहुत पॉजिटिविटी की तरफ गामजन है। इस वक्त माहिर मईशत, माहिर इक़्तिसादी उमूर डॉक्टर खाकान नजीब साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वो अशार मेरे पर्दा फिक्र से टकरा रहे हैं कि कर्ज़ों के साए में हम पलकर जवाब हुए हैं, कशकोल बन गया है कौमी निशाह हमारा। तो ज़ाहिर है वफाकी एक ऐसे वक्त में कि जब NFC के हवाले से 18th अमेंडमेंट जो है उसको रिवाइज़ करने की भी बात होती है, NFC प्रोग्राम के ऊपर भी काम हो रहा है, तो ये जो एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग है इसको पूरा करने के लिए वफाक ये कहता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम ये जो सारे आदादोशुमार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में सामने आए हैं, आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? थैंक यू रेहान। आई थिंक दिस इज अ ट्रूली इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई मस्ट से कि आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन सामने रखा है। सो लेट्स पिक अप वेयर वी आर टुडे एंड व्हाट स्पेस डू वी हैव and what space do we have to really do what kind of reform is possible। देखिए, एक तो बात यह है कि 24वीं बार एक ICU के डॉक्टर के दर पे खड़े हुए हैं, एक एक किस्त बाय किस्त जिंदा हैं, और उसी किस्त की वजह से एक मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है, जिसका मतलब है अफरात ज़र, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी बिकॉज आपने इकोनॉमी को स्लो किया, तो आपको अपनी सूद यानी कि पॉलिसी रेट को कम करने की फ्रेम जिसे कहेंगे स्पेस मिली। अब जब वो स्पेस मिली तो आपने ये देखा कि आपका जो कर्ज की पेमेंट है, सबसे बड़ा कर्जदार मुल्क का है कौन? पाकिस्तान की स्टेट, राइट? जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया, तो उसका जो कर्ज अगर 9,000 अरब देना होता उसने साल, वो 8,200 अरब के करीब पे छोड़ा है। आई थिंक इससे भी नीचे चला जाएगा, तकरीबन 8,000 अरब के अंडर जाके कहीं ये पूरी फाइनेंसिंग होगी, एक्सटर्नल और लोकल। इसमें मच्योर जो हो रहा है वो भी डेट वापस हो रहा है, और जो लार्जर पोर्शन है वो डोमेस्टिक इंटरेस्ट है।
अगर मैक्रो स्टेबिलिटी ना आती तो आप कभी भी ये 8,000 के अंडर ना आते, आप 9,000 से ऊपर होते। तो पहली चीज ये है कि बार बार इस मुल्क को आप मैक्रो इनस्टेबल करते हैं। मैक्रो स्टेबिलिटी, मैक्रो प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क को ठीक करें, जिसका मतलब ये है कि जिस तरह आप मुल्क को चलाते हैं फिजिकल का खसारा बढ़ा के, जिसका क्या मतलब है, जब आप गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, क्यों करती है? क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा है, आपका टैक्स कम है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो जिस मुल्क का 10% के करीब हो, एफबीआर टैक्स टू जीडीपी रेशियो ओवरऑल 12-12.5% पे हो, आपकी एडजॉइनिंग कंट्रीज जो हैं वो 16 और 18 के करीब हैं। सो खुद ही आप बता सकते हैं, एनएफसी अगर किए हुए मतलब दिहाई गुजर जाए और आप उसको रिव्यू ना करें और 57.5% सूबों को दे रहे हों और फिर उनसे ही सरप्लस मांग रहे हो ताकि गुजारा चल रहा हो, तो आपको ये अंदाजा होगा ना कि ये दूसरा काम था। अगर आपने कर लिया होता, सूबों का टैक्स टू जीडीपी इज 0.8% इस वक्त। ये एनएफसी में लास्ट 2010 में लिखा था रेहान कि ये 1.5% हो जाएगा। आज के आदादो शुमार के मुताबिक ये 3% होना चाहिए, क्योंकि बहुत से टैक्सेशन उनके पास है। फिर 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप चला रहे हैं वफाक में, आप उनका खर्चा भर रहे हैं। 2023 की एक एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है, मतलब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर एक्सपेंडिचर रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक की कोट करनी पड़ रही है। उसमें यह लिखा हुआ है कि 328 अरब करंट का खर्चा है, यानी कि जारी खराजात में उन 17 सब्जेक्ट्स का, जो कि वफाक नीचे दे चुकी है 18वीं तरमीम के मुताबिक। आईएमएफ ने तो नहीं रोका, आपने ये काम नहीं किया, आपने एनएफसी का जिक्र किया तो मैंने उसको भी कवर कर लिया। अब आप आइए कि ओवरऑल आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10% क्यों है? क्योंकि आप कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी नहीं लगाना चाहते, आप ट्रेडेबल सेक्टर्स पे यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगाना चाहते हैं। अभी भी आप एफईडी एग्रीकल्चर पे बढ़ाने जा रहे हैं, जो मिनी बजट की बात हो रही है। आप सैलरीड क्लास पे टैक्स लगाना चाहते हैं, पर आप प्रॉपर्टी, नॉन ट्रेडेबल लैंड, नॉन ट्रेडेबल पाकिस्तान की रिटेल और होलसेल, जिसपे मतलब सेल्स टैक्स भी बहुत कम वसूल होता है, बहुत बड़ा गैप है, और इनकम टैक्स में तो ऑब्वियसली है ही है गैप। तो डॉक्टर साहब, इसमें मसला क्या है? पॉलिटिकल विल का इशू है या पॉलिटिकल जो कैपिटल है वो लूज होने का एक डर है जो रहता है, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पाते, जो मैंडेटरी है लेकिन कर नहीं पाती गवर्नमेंट? रेहान, दैट्स अ ट्रूली गुड क्वेश्चन, राइट। पहली बात यह है कि आपका माइंडसेट तब्दील करना पड़ेगा ये करने के लिए। अगर आप हर वक्त इसी माइंडसेट में चलेंगे कि मैं आज एफसीडीओ को बुलाऊंगा वो मुल्क ठीक करेगा, आज मैं किसी मल्टीलैटरल को बुलाऊंगा वो टार्प का प्रोग्राम लिखेगा, अगर मैं किसी को बुला के राइज लिखवाऊंगा, इस तरह मसला बनना नहीं है। पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान के सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स ने ठीक करना है। दिस इज अ टेक्निकल विल प्रॉब्लम। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जिस मुल्क में भी मसलन डेट पे इतना काम होने वाला है, शिफ्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म टी बिल्स टू लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स, शेयर ऑफ कंसेशनल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, मैंने बार बार कहा है कि पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है उसकी रीप्रोफाइलिंग होने वाली है। हर साल 25 अरब डॉलर खड़ा हो जाता है, आपको उसको 5 साल के लिए रीप्रोफाइल करना चाहिए और एक 5 साल की क्लियर स्ट्रैटेजी सामने आ जानी चाहिए ताकि ओवरहैंग उठ जाए। इसी तरह ग्रेजुअली रिलायंस, ये जो कमर्शियल बोरिंग पे, इसको घटाना पड़ेगा। प्राइमरी सरप्लस एक कोर चीज है, जिसका मतलब है कि आप जब निकाल दें डेट सर्विसिंग को तो यू शुड बी मेकिंग मनी। उसको एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन, मैंने तो एक चीज सामने रखी है, एसओई मना किया है किसी ने। एनर्जी सेक्टर पे इस दफा क्या 800 अरब खर्च करने जा रहे हैं, किसी ने मना किया है कि ना करें। पेंशन रिफॉर्म किसी ने मना किया है कि ना करें। यार, these are subsidy reform, BISP का रिफॉर्म, देयर आर सो मेनी थिंग्स। ये एक वक्त है, ये एक स्पेस है, इन सब चीजों को अगर ठीक कर लेंगे, और मैं ये भी कहता हूं, बिफोर डूइंग टैक्स रिफॉर्म डू एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, सी हाउ मच स्पेस इज क्रिएटेड। आगे चले। अब डॉक्टर साहब, ये हमेशा हम ऑस्टेरिटी मेजर्स की बहुत बात सुनते हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स ले रही है गवर्नमेंट, तो वो मैंने तो आपको इस पे बात करते हुए पहले भी सुना है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स जो सिर्फ है ना, ये सिर्फ कॉस्मेटिक्स है, होता कुछ भी नहीं है और इससे फर्क भी पड़ने वाला कोई नहीं। I absolutely agree and I hold that position. मैंने कई दफा न्यूज अखबार में ये चीज लिखी है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स, गाड़ियां बंद करना, आर नॉट लोग नए हायर ना करना, ये नहीं है। आपका पेंशन का बोझ बन रहा हो 1000 अरब रुपया और आप मुझे ये कह रहे हो कि मैं 2 गाड़ियां बंद कर दूंगा, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। व्हाट इज गोइंग टू वर्क इज कि आप अपने वो खर्चे नीचे दे दें, आप अपने ये सारे एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म्स होते हुए दिखाई दें, आप अपना। फिर दूसरी बात ये कि ग्रोथ ओनली can get you out of this. उस ग्रोथ का जो फ्रेमवर्क है वो सारा बना के सामने लाएं। That's your trajectory for the next 5 years. बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ग्रोथ लेड इकोनॉमी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे।